हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको मॉर्निंग सेशन में पोक्सो एक्ट पढ़ा रही हूँ। पोक्सो एक्ट में मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। क्या मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, सेक्शन 1 विच इज़ रिलेटेड टू नेम, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। उसके बाद मैंने आप लोगों को कराया क्या, उसके बाद मैंने आप लोगों को उसके साथ ही मैंने आप लोगों को सेक्शन चैप्टर नंबर 9 विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 1 बिकॉज कहाँ नेम, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक्सटेंट मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा, तो होल ऑफ इंडिया ही लागू होगा, लेकिन साथ ही मैंने आपको सेक्शन 41 से लेके 45 तक पूरा कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मैंने आपको कराया पॉइंट नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 और रिलेटेड टू डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन में मैंने आपको 4 तरीके के पॉइंट्स बताए थे, वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर ये एक्ट बन गया, एक्ट बनने के बाद उसकी डेफिनेशन, वो वर्ड्स मैंने आप लोगों को डिफाइन किए। देन उसके बाद मैंने आपको बताया अब ये कहाँ पे चलेगा इसका केस। इन केस किसी बच्चे के साथ किसी तरीके का ऑफेंस होता है तो वो केस कहाँ चलेगा, तो मैंने आपको बताया इसके लिए एक स्पेशल कोड बनेगा रिलेटेड टू सेक्शन 28। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो एक सेक्शन स्पेशल कोड बनेगा, कौन बनाएगा ये कोड, तो ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, हर स्टेट में होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कैसे बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी विद द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट, विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यानी कि उस स्टेट के जो भी हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट से वो एक सेशन कोड को बनाएगा। सेशन कोड बन गया, ठीक है। अब 30 कहता है कि इसमें ट्रायल कौन सा चलेगा, तो उन्होंने बताया इसमें ट्रायल चलेगा सीआरपीसी वाला ट्रायल चलेगा। तो कैसे कौन सा ट्रायल चलेगा, सीआरपीसी का सेशन ट्रायल चलेगा। कहाँ पे दिया हुआ है, 225 से लेके 237 तक दिया हुआ है। वो बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें अब इसमें केस लड़ने के लिए कौन जाएगा, तो केस लड़ने के लिए इसमें स्पेशल पीपी यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ अपॉइंट होने के बाद उस केस को यहाँ पे लेके आएगा। एक की बात समझ में, अब केस लेके आएगा तो वो केस किस तरीके के केस होंगे, तो उन्होंने बताया कि जो ऑफेंस कौन से, जो पोक्सो एक्ट में डिफाइन किए हुए हैं। पोक्सो एक्ट में कौन से ऑफेंस डिफाइन किए हुए हैं, तो पोक्सो एक्ट में ऑफेंस डिफाइन किए हुए हैं जो अपराध बच्चे के साथ किए जाते हैं। तो अब ऑफेंस मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फर्स्ट ऐसे जो पेनिट्रेटिव, वो पेनिट्रेटिव को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जर्नल और एग्रीवेटेड, जर्नल और एग्रीवेटेड। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट बताया मैंने अदर्स ऑफेंसेस, अदर्स में भी हमने कौन सा बताया, जर्नल और एग्रीवेटेड। अब पेनिट्रेटिव में मैंने आपको 2 बताए थे, वो मैंने बताया था सेक्शन 3 में डिफाइन किया हुआ था। पेनिट्रेट यानी जर्नल तरीके से पेनिट्रेट यानी कि छू कर उसके मुंह में वैसे करके कोई ऑफेंस किया था, 4 पॉइंट मैंने वहाँ आपको डिफाइन किए। उसके बाद मैंने बताया सेक्शन 3 डिफाइन किया, सेक्शन 4 में उसका पनिशमेंट था। सेक्शन 5 में एग्रीवेटेड ऑफेंस बताए, एग्रीवेटेड मतलब किसी के संरक्षण में रहकर उस बच्चे के संग ऑफेंस हो रहा है, तो सेक्शन 6 में मैंने उसका आपको पनिशमेंट बताया। सेक्शन 7 में मैंने अदर्स ऑफेंस बताया कि अदर तरीके से कोई सेक्शुअल असॉल्ट करता है तो क्या होगा। और सेक्शन जो मैंने आपको कहाँ डिफाइन किया, सेक्शन 7 में। और सेक्शन 8 में मैंने आपको बताया कि इसके लिए पनिशमेंट कितना होगा, 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 5 ईयर। उसके बाद मैंने सेक्शन नंबर 8 बताया आपको, सेक्शन नंबर 8 मैंने आपको सेक्शन नंबर 9 मैंने आपको बताया। सेक्शन 9 में मतलब अदर्स में कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एग्रीवेटेड वाला, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट अंडर इन एग्रीवेटेड, यानी कि किसी बच्चे को किसी के अंडर में रहते हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो उसका कोई प्रोटेक्शन हो, चाहे वो शेल्टर हाउस हो, किसी भी जगह पे अगर उस बच्चे के साथ ऑफेंस होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 9 में। और उसका पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 10 में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 11 मैंने आपको बताया कि अगर किसी बच्चे के संग सेक्सुअल हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट मतलब अगर किसी बच्चे के संग उत्पीड़न होता है, कौन सा उत्पीड़न, जो सेक्शन 354D 509 और उसके लिए कोई धमकी देना, उत्प्रेरित करना, ये सब चीज़ें कैसे होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आते हैं। और वो कहाँ पे डिफाइन किया होता है, सेक्शन 11 में। और उसके बाद उसका पनिशमेंट किया गया सेक्शन 12 में, जो कि है 3 साल का सजा का प्रावधान वहाँ पे किया हुआ है। इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। और आज जो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 से, यानी कि पॉइंट नंबर 5 तक मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी थी। और आज मेरा जो चल रहा है वो लास्ट टॉपिक चलेगा, और उस लास्ट टॉपिक पे मैं आप लोगों को कराऊंगी क्या, पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 में आप लोग देख लीजिएगा, आज जो मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ वो इस तरीके से कुछ स्टार्ट कर रही हूँ कि आज अगर किसी बच्चे को
अगर किसी भी बच्चे को जो लेस देन 18 ईयर है बच्चे की श्रेणी में आएगा, अगर उस बच्चे के साथ कोई ऐसा ऑफेंस किया जाता है, मीन्स कि उसका यूज चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी या उसके पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, या तब उसके लिए क्या प्रावधान इस पॉक्सो एक्ट में दिए गए वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। यानी कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 और यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता दूँ चैप्टर नंबर 3 और हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15। इज दैट क्लियर? सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 कहता है कि अगर किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए यानी कि कुछ ऐसी अश्लील मूवीज बनाने के लिए उकसाया जाता है या उसको लाया जाता है या उसको कहा जाता है कि तुम इस तरीके की मूवी बनाओ, या उससे कहा जाता है कि आप इस तरीके की मूवी को देखो, अगर इस तरीके का कोई अपराध कोई व्यक्ति करता है, ये कहाँ डिफाइन किया हुआ है? ये सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ है। क्या सेक्शन 13 कहता है? अगर इस तरीके के अपराध करने के लिए किसी बच्चे को यानी कि बालक को कोई उकसाता है, यानी कि क्या करता है, उसे उस पे अबेट करता है या उसे उस कार्य को करने के लिए कहता है, एक्ट करने के लिए कहता है, या ऐसी किसी एक्टिविटीज में उसे इन्वॉल्व करता है, तब इन्होंने डिफाइन किया सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 को। सेक्शन नंबर 14 कहता है अगर इस तरीके के बच्चे का अगर उपयोग कर रहा है, वो अगर इस तरीके से पोर्नोग्राफी में या किसी चीज़ में बच्चे को उपयोग कर रहा है, मतलब एक ऐसी ब्लू फिल्म बनाई जा रही है जिसमें उस बच्चे को, अभी आपने रिसेंटली इसका एक वो देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको रिसेंटली एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड बांद्रा हैं उनके ऊपर जो केस था वो इसी तरीके का केस था कि उन्होंने क्या करा था, पोर्न वीडियोस पोर्न मूवीज वगैरह बनाई थी। तो उसमें उस केस में उसका भी स्टडी चल रही है, अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना तो है कि ये चीज़ निकल के आई तो वो क्या था, वो एक पोर्न तरीके की मूवीज बन रही थी, उसमें लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया था। अब मान लीजिए वहाँ पे था क्या, वहाँ पे लेडीज या लड़कियाँ गर्ल्स वगैरह इनको यूज़ किया गया था। वहीं अगर बच्चे का यूज़ किया जाता है, बच्चे का उपयोग किया जाता है, तो वो किस एक्ट के तहत आएगा? तो वो आएगा पोक्सो एक्ट के तहत आएगा। यहाँ पे क्या कहा, सेक्शन 14 कहता है अगर वो बच्चे को यूज़ कर रहा है, यानी कि उसका क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, यानी कि बच्चों को ऐसी मूवी बनाने में यूज़ कर रहा है, तो उसको कितनी सजा का प्रावधान होगा? तो इन्होंने बताया अगर ऐसा ऑफेंस बच्चे को यूज़ करने का ऑफेंस अगर वो फर्स्ट टाइम करता है, क्या फर्स्ट टाइम अगर ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है तो कितने साल की सजा का प्रावधान है? 5 ईयर। ठीक है, अगर वो पहली बार ऐसा पकड़ा जाता है, ऐसा मिलता है कि उसने उस बच्चे का, छोटे बच्चे को यूज़ किया है, किस चीज़ के लिए, पोर्न मूवीज़ के लिए यूज़ किया है, तो उसको कितनी सज़ा का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है? 5 ईयर का पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। उसी के साथ मैं आपको बता दूँ 5 ईयर का पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ किया गया है। उसके बाद इन्होंने बताया अगर वो कम से कम 5 ईयर है, देखिए लेस मिनिमम 5 ईयर, कितना मिनिमम 5 ईयर का प्रावधान यहाँ पे किया गया। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम भी अगर क्या होता है, सेकंड टाइम भी वो इस तरीके के ऑफेंस में मिलता है तो उसको कितनी सजा का प्रावधान दिया गया? 7 ईयर, कितना 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया मिनिमम। दोनों ही क्राइटेरिया मिनिमम में, मैक्सिमम कितना पनिशमेंट होगा यहाँ नहीं रिफाइन है, क्योंकि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इंक्लूड करना, उनका यूज करना, उनसे ऐसी मूवीज बनवाना एक ऑफेंस है और उसकी सजा का प्रावधान सेक्शन 14 में किया गया है। अगर ऐसा प्रावधान किया गया तो कितना, सेक्शन 5 फर्स्ट टाइम अगर ऐसा ऑफेंस करता है तो 5 साल की सजा, और दोबारा ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो कितना, 7 साल। लेकिन दोनों ही क्राइटेरिया कैसे दिए हुए हैं, दोनों ही क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं मिनिमम क्राइटेरिया। मैक्सिमम कितना होगा, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो मैक्सिमम इसको कितना लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कंडीशन बताई गई है 5 ईयर फर्स्ट टाइम और 7 ईयर सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 ये बात करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। वहीं अगर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस किया गया है और यहाँ तो हम कर रहे थे बच्चे का यूज, उसके बाद क्या होता है, अगर इस तरीके की मूवीज बनाने के बाद वो किसी बच्चे की, मान लीजिए उसने मूवी बना भी ली और बनाने के बाद उसने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अगर उसके पास इस तरीके का स्टोरेज मिलता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना अपने फ़ोन में, अपने पेन ड्राइव में, अपने इसमें स्टोर करके रखते हैं उन चीज़ों को,
अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरीके का बच्चों के द्वारा इस ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ होने के बाद इस तरीके का कोई स्टोरेज करके रखा गया है, अगर इस तरीके का स्टोरेज मिलता है तो उसको सज़ा का प्रावधान कितना होगा वो कहाँ बताया गया है, सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 कहता है अगर बच्चे की द्वारा की गई इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जिसमें किसी व्यक्ति ने उसे फोर्सफुली करवाया हुआ है, चाहे वो फोर्सफुली हो चाहे नहीं हो, एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा, बच्चे की कंसेंट कभी भी कंसेंट नहीं मानी जाती है। अगर बच्चा खुद से उस एक्टिविटीज़ में है भी तो भी क्या वो एक ऑफेंस होगा। क्या कौन सा ऑफेंस होगा, कहाँ, किसके लिए, किसके अगेंस्ट ऑफेंस होगा, उस व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस होगा जिस व्यक्ति ने उसको उसमें इंक्लूड किया है, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो। अगर उसने अपनी कंसेंट से ऐसा काम किया है तब भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस ही माना जाएगा। यहाँ पे कंसेंट की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि बच्चे की कंसेंट कभी भी कंसेंट नहीं मानी जाती है। अगर वो अपने बचाव में ये कहता है कि बच्चे ने खुद कंसेंट दी थी और वो इस चीज़ को करने के लिए रेडी था, तो यहाँ पे माना जाएगा जी नहीं, कोर्ट ये प्रिज्यूम्पशन करके चलेगी कि यहाँ इस तरीके की कोई कंसेंट नहीं थी, ये ऑफेंस आपके द्वारा किया गया है। अगर ये ऑफेंस किया गया तो इसका पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 में। अब बात आती है कि अगर उसके पास रिकॉर्ड इस तरीके के रखे हुए हैं, अगर उसके पास क्या रिकॉर्ड इस तरीके के रखे हुए हैं तो कैसे किस तरीके से पनिशमेंट चलेगा। अगर वो शेयर करेंगे, अब मान लीजिए उसके पास रखा हुआ है, ठीक है, किसी को नहीं पता चल रहा, अब उसने क्या कहा, अब उसने क्या करा, शेयर कर दिया, क्या कर दिया, शेयर करा इस चीज़ को। अगर उसने शेयर करा है और शेयर करने के बाद ये चीज़ नॉलेज में आती है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इस तरीके का ऑफेंस किया जा रहा है कि बच्चे की पॉर्न वीडियो, पॉर्न गंदी फिल्में बनाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है, उसे क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। अगर वो शेयर किया जा रहा है तो उसमें पनिशमेंट का प्रावधान किया गया सेक्शन नंबर 15 में। और सेक्शन नंबर 15 कहता है अगर फर्स्ट टाइम अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है तो 5,000 रुपये तक की सजा, 5,000 रुपये तक की सजा फर्स्ट टाइम में, लेकिन ये मिनिमम है, कितना ही मिनिमम है। अगर यही उसने अगेन किया उसने, अगर यानी सेकंड टाइम किया तो कितना है, 10,000 की सजा, ठीक है, सेकंड टाइम में। लेकिन कितना क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे, मिनिमम, क्या रखा है, मिनिमम। तो उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माने का बुक किया गया, और अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत करी है तो उसको 10,000 रुपये तक का जुर्माने की बात यहाँ पे की गई है। वहीं अगर ये चीज़ अभी क्या, ये एक जनरल पर्सन ने इस तरीके का बनाया और बच्चे और शेयर कर दिया एक बार, तो यहाँ पे इनको ने ये सजा का प्रावधान कर दिया। अब दूसरी बात आती है, अगर ये कॉमर्शियल पर्पस, यानी कि ये क्या वाणिज्यिक रूप से, यानी कि ये क्या एक बिजनेस के पर्पस से ये चीज़ यूज़ की जाती है, जैसे बिद्रा वाले केस में आया हुआ है, उसी तरीके से अगर ये बिजनेस के पर्पस से कोई चीज़ यूज़ की जा रही है तो वहाँ पे कितनी सजा का प्रावधान होगा। तो इन्होंने बताया अगर ये कॉमर्शियल पर्पस होगा, अगर ये कॉमर्शियल पर्पस है अगर ये, तो कितनी सजा का प्रावधान इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया अगर वो पहली बार में अगर इस तरीके का देखा जाता है कि वो वीडियो को बना के बेच रहा है, अगर वो वीडियो को इस तरीके से कर रहा है, अगर इस तरीके की सजा का प्रावधान है तो पहली बार में जो सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अब तो उसको 5 ईयर, कितना, फर्स्ट टाइम में कितना, 5 ईयर। अगर वो इसी एक्टिविटीज में अगेन मिलता है तो उसको कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, 7 ईयर का प्रावधान किया गया है सेकेंड टाइम में। इतनी बात आप लोगों को, ये भी क्राइटेरिया मिनिमम है। देखिए मिनिमम इसलिए बता रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि ये एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। मैक्सिमम यहाँ पनिशमेंट क्या होगा, मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दिया जाएगा, ये किसकी पावर होगी, ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी, किसकी, कोर्ट की, उस माननीय न्यायालय की पावर होगी जो इस केस की रीडिंग कर रहा है, जो इस केस की हियरिंग कर रहा है, वो देखेगा कितनी गंभीरता इस केस के अंदर लाई गई है, उसके अकॉर्डिंग वो पनिशमेंट को देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है कि अगर, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन और अदर तरीके से अगर किया जा रहा है, अगर इसके अलावा भी किसी तरीके से अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे प्रावधान किया गया 3 साल का। कितना किया गया, 3 साल का। ये हमारा क्राइटेरिया रखा गया है अगर किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी में यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा गया है इन ऑफेंसेस में इस तरीके से यहाँ पे पनिशमेंट को दिया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए बच्चे के साथ कोई ऑफेंस करना है, इट्स वेरी वेरी शेमफुल। आप लोगों को ये पता ही होगा कि बच्चे को नॉलेज नहीं होती, वो अपनी बुद्धि से उस तरीके से कार्य नहीं कर पाता है कि उस ऑफेंस को करते हो सकता है उसको बहला के फुसला के इस तरीके के कार्य कराया भी जा दिया होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है, तो उसके लिए ऑफेंस का प्रावधान पोक्सो एक्ट में किया गया है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना। सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15।
क्लियर है आप लोगों को। लेकिन अब इसका एक अपवाद मैं आपको बताती हूँ। एक अपवाद के रूप में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप लोग सुनिए। एक व्यक्ति अपनी छत पर टहल रहा था, एक व्यक्ति अपनी छत पर टहल रहा है और वो देखता है कि एक सामने वाले घर में, सामने वाले फ्लैट के अंदर एक बच्ची के साथ कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, इस तरीके के अपराध किया जा रहा है और वो बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है, वो बच्ची चिल्ला रही है, रो रही है। तो वो देखता है कि वो उस समय क्या करता है, वो अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन निकाल के उसकी वीडियो बनाने लगता है, उसकी वीडियो बना देता है। और वो इस इंटेंशन से वीडियो बनाता है कि अगर कल को पुलिस आएगी या मैं पुलिस में जाके इसकी रिपोर्ट करूंगा तो ये जो मेरे पास एज ए एविडेंस है, एज ए एविडेंस जो मैंने लिखा है, इसको मैं उसको दिखाऊंगा, एज ए एविडेंस दिखाऊंगा कि हाँ इस बच्ची के संग ज़बरदस्ती की गई थी, इसके संग ऐसा ऑफेंस क्रिएट किया गया है। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? उसने अपने फ़ोन में उसको रिकॉर्ड किया, उसने अपने पास रखा, शो भी कर रहा है, दिखाएगा भी। क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? अगर किया है तो बताइएगा, अगर नहीं किया है तो आप लोग बताइएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि क्या उसने कोई ऑफेंस किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, ये एक एक्सेप्शन रूप में भी आ सकता है, लेकिन आप ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगी जब आप लोग इसको क्लियर करोगे। इसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया। चैप्टर 3 यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। 13, 14, 15 आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब जब पॉइंट नंबर 6 के पॉइंट नंबर 2 में हम आगे बढ़ रहे हैं और पॉइंट नंबर 6 के पॉइंट नंबर 2 कहता है अबेटमेंट की बात। क्या कहता है, अगर इस तरीके के ऑफेंस किए गए हैं, अगर इस तरीके के ऑफेंस किए गए हैं, यहाँ पे हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 में बात की गई है अबेटमेंट। अबेटमेंट क्या? उकसाना, भड़काना, सड़काना जो भी होता है, अबेटमेंट। अगर आप बताएंगे सेक्शन, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सेक्शन नंबर, वहाँ पे कितना हो गया था हमारा 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सेक्शन 16, 17, 18 बात करता है अबेटमेंट से रिलेटेड। अबेटमेंट से रिलेटेड अगर यहाँ पे बात की गई है तो क्या बात की गई है, अब आप बताएंगे कि हम जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे अबेटमेंट पढ़ते हैं। कितने तरीके के अबेटमेंट होता है, कितने तरीके से अबेटमेंट हो सकता है? क्या? उकसाना, है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? उकसाना, षड्यंत्र बनाना और सहायता देके। अगर ये 3 तरीके की एक्टिविटीज करके किसी बच्चे को इस तरीके के अबेटमेंट पे शामिल किया जा रहा है तो ऐसा ऑफेंस भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 में ये बात कह रही है, अगर इन तीनों तरीके से किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस किया जाएगा तो वो ऑफेंस कैसा ऑफेंस कहलाएगा? यहाँ पे अबेटमेंट कहलाएगा। क्या? अबेटमेंट। अगर किसी बच्ची को उकसाया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके लिए मैं ये प्ले मतलब खेलने की कोई चीज़ जाकर उसको दूंगा, बच्चा उत्साहत में आके वो कार्य कर देता है। और उसको षड्यंत्र करना कि बच्चे को इस तरीके से क्रिएट कर देना कि उसको लगता है कि ऐसा करना अच्छा होता है, तो उस तरीके से अब सहायता देके, यानी कि हेल्प करा के, जैसे जैसे मैं एक्टिविटीज़ करूँगा आप भी वही एक्टिविटीज़ करिए। इस तरीके से कोई ऑफेंस करवाता है, करता है या किसी और के द्वारा साथ करने के लिए कहता है तो ऐसा ऑफेंस कैसा ऑफेंस कहलाता है? अबेटमेंट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? अबेटमेंट के अंदर आएगा। अब अबेटमेंट का पनिशमेंट सेक्शन नंबर 17 कहता है अबेटमेंट का पनिशमेंट। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट कितना पनिशमेंट होगा यहाँ पे? तो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि यहाँ पे जो पनिशमेंट होगा वो उस जो ऑफेंस किया जा रहा है, मान लीजिए अगर उसने उसको पॉर्न वीडियो बनाने के लिए उसमें मतलब उकसाया है, षड्यंत्र किया है, सहायता की है और इस तरीके से कोई अबेट किया है तो उसको उतना पनिशमेंट मिलेगा जो उस ऑफेंस में, यानी कि पॉर्न वीडियो बनाने के लिए जो पनिशमेंट दिया गया होगा वही पनिशमेंट यहाँ पे अबेटमेंट में दिया जाएगा। तो कैसा पनिशमेंट होगा, क्या बात लिखेंगे यहाँ पे? अब उस अपराध के समान अपराध के समान सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, जिस तरीके का ऑफेंस होगा उसी के समान सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अब सेक्शन 18 कहता है, क्या कहता है सेक्शन 18?
सेक्शन 18 कहता है कि अपराध का प्रयास करना। अगर इस तरीके के अपराध को किया जाता है, अगर इस तरीके के अपराध को क्या किया है, उसको यूज़ किया गया है, उसका प्रयास किया गया है, अगर उस तरीके का प्रयास किया गया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और इन्होंने बताया अगर इस तरीके के ऑफेंस का, किसी भी तरीके का, कौन से ऑफेंस का जो पोक्सो एक्ट में मैंने अपनी अभी तक आपको बताया, उन सारे ऑफेंस का कौन कौन से, जो सेक्शन 3 में बताया गया है, जो सेक्शन 5 में बताया गया है, 7 में बताया गया है, 9 में बताया गया है। अगर इन तरीके के ऑफेंस का यहाँ पे अब प्रयास किया गया है, अगर प्रयास किया गया है तो उसमें यहाँ पे सजा का कितना प्रावधान है, उसका कितना है 1.5 यहाँ पे उसका उस सजा का, यानी कि जितना वो ऑफेंस की पनिशमेंट है उसका 1.5 यहाँ पे दे दी जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पे पनिशमेंट का मान लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे सजा जितना प्रावधान है 20 साल की सजा का प्रावधान है, तो यहाँ पे कितना 20/2 = 10 ईयर, यानी कि यहाँ पे अगर इसने इस तरीके का ऑफेंस का प्रयास किया है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, 10 ईयर की सजा का एटलीस्ट प्रावधान यहाँ पे किया गया है। सेक्शन नंबर 18 बताता है ये बात। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो प्लीज़, अगर जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। चैप्टर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। सेक्शन नंबर 6, 16, 17, 18 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए, ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन, अब इतनी बात आप लोगों को जब समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के मैं आपको बता रही हूँ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 यहाँ कहता है, चैप्टर नंबर 5 बात करता है कहीं की, देखिए अगर कोई ऑफेंस किया गया है, चैप्टर नंबर 5 कहता है अगर प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, क्या प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। देखिए अगर इस तरीके का, यहाँ पे हमारे ऑफेंस तो खत्म हो गई, जितने भी ऑफेंस थे वो मैंने खत्म कर दिए। अब इसका प्रोसीजर चल रहा है। प्रोसीजर कैसे चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी एक्टिविटीज की खबर मिलती है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी एक्टिविटीज की खबर मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया उस एग्जाम्पल में, वो छत पर टहल रहा था, उसने ऑफेंस होते हुए देखा, तो उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसका कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी है, यहाँ पे उसकी ड्यूटी है, यहाँ पे मैं आपको ड्यूटी वर्ड इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे वो बाध्य है यहाँ पे कि वो ऐसे ऑफेंस की जानकारी पुलिस स्टेशन में, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जरूर दे, चाहे वो डायरेक्ट कोर्ट को इस चीज़ के लिए बताए, चाहे वो पुलिस स्टेशन में इसके लिए बताए, तो ये उसके क्या है, उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसा कार्य करे। क्या कार्य करे कि वो इसकी रिपोर्टिंग करे, रिपोर्टिंग मतलब उसकी कंप्लेंट करे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22 एंड 23। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो सेक्शन 19 कहता है अगर किसी जनरल व्यक्ति को, जनरल पर्सन को इस तरीके की खबर मिलती है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है, तो वो उसकी रिपोर्टिंग करेगा। उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्टिंग करे। कहाँ रिपोर्टिंग करे? किसी भी पुलिस स्टेशन में करे, चाहे वो मजिस्ट्रेट से करे, चाहे वो मीडिया के थ्रू बताए, जो भी उसके पास सोर्सेस हो वो उसके अकॉर्डिंग इसकी रिपोर्टिंग करे कि इस तरीके का ऑफेंस किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 20 कहता है अगर ऐसी कोई बात किसी मीडिया को, हॉस्पिटल को या किसी रेस्टोरेंट में मिलती है तो उसको उनकी जानकारी करनी हो, उसको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी पुलिस को, मीडिया को, मजिस्ट्रेट को, जिसको वो चाहे उतनी को करे। अब इसकी सजा का प्रावधान किया गया। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी सजा का प्रावधान कहाँ किया गया? सेक्शन नंबर 21 में। सेक्शन नंबर 21 कहता है अगर इन लोगों को नॉलेज होते हुए भी इन लोगों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, इन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग जो कार्य किया जाना चाहिए था वो नहीं किया है, तो इनको क्या करा, इनको कैसा पनिशमेंट दिया जाएगा? इनको पनिशमेंट दिया जाएगा 6 मंथ का। कितना? 6 मंथ का पनिशमेंट का प्रावधान सेक्शन 21 में इन दोनों के लिए, यानी कि बोथ ऊपर वाले दोनों के लिए 6 मंथ का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए यही ऑफेंस किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। क्या? सेक्शन 21 का डी कहता है ना,
सेक्शन 21 का 2 कहता है, सेक्शन 21 का 2 कहता है अगर यही ऑफेंस कमेंस बाय, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी कंपनी, फर्म, तो कितना पनिशमेंट का प्रावधान है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपनी के द्वारा ऐसा ऑफेंस किया गया, नॉलेज हो तो भी उसने नहीं बताया है, तो क्या होगा, अगर उसने रिपोर्टिंग नहीं करी तो क्या होगा, उसे 1 ईयर का पनिशमेंट दिया जाएगा। कितना, 1 ईयर की सजा का प्रावधान इन्होंने किया है। अगर जनरल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो 6 मंथ का। मीडिया, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट के द्वारा ऐसा ऑफेंस किया गया है, कैसा कि रिपोर्टिंग नहीं की गई, नहीं बताया गया उस बच्चे के संग ऐसा ऑफेंस हो रहा है, तो उनको 6 मंथ का प्रावधान किया गया। लेकिन यही कार्य किसी कंपनी के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा किया गया है, तो उसको कितना पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ किया गया है, 1 ईयर का। याद रखिएगा, 1 साल का। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, ये क्या है, ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जो आते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे सजा पूछ ली जाती है, सेक्शन पूछ लिया जाता है, सजा कितनी है, पनिश, और उसमें सेक्शन किस सेक्शन में डिफाइन है, पूछ लिया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़े। देखिए सेक्शन 22 कहता है, सेक्शन 22 कहता है अगर किसी व्यक्ति ने क्या, फॉल्स एविडेंस दिया, फॉल्स एविडेंस दिया, अगर किसी व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस दिया है तो उसे क्या होगा, उसे 6 मंथ का सजा का। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसने झूठे तरीके से फॉल्स एविडेंस दिया है, फॉल्स एविडेंस, तो कितनी सजा का प्रावधान किया गया, 6 मंथ की सजा का यहाँ पे प्रावधान इन्होंने किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध फॉल्स एविडेंस देता है, अब मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति ने एक बालक के अगेंस्ट में कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में वो है, इस तरीके के एक्टिविटीज़ में उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा कार्य किया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, तो उसे कितनी सजा का प्रावधान किया गया, 6 मंथ का। अब एक क्वेश्चन और हेराइज होता है हमारे माइंड में, अगर कोई बच्चा यहाँ पे मिथ्या परिवाद करे तो उसको कितनी सजा का प्रावधान है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे मिथ्या परिवाद करे तो उसको कितनी सजा का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे आएगा नो पनिशमेंट। बच्चे के द्वारा किया गया मिथ्या परिवाद भी यहाँ पे क्षमनीय है, मतलब कि यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं होगा। अगर फॉल्स एविडेंस किसके द्वारा किया गया, फॉल्स एविडेंस गिवन बाय चाइल्ड, देन नो ऑफेंस। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। 22 में ये बात बताई हुई है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो आगे बढ़े। चाहिए, अगर आप लोग चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑफेंस से रिलेटेड जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमारे ऑफेंस से रिलेटेड जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। मैंने आपको ऑफेंस बता दिया, मैंने आपको उसका अबेटमेंट बता दिया, उसका प्रयास करने का तरीका बता दिया, उसमें कितना पनिशमेंट का प्रावधान है मैंने आपको बता दिया। अगर कोई रिपोर्टिंग करने की इसकी ड्यूटी है तो उसने नहीं करी तो क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉल्स एविडेंस दिया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो आगे बढ़े। ठीक है, अब बात आती है पॉइंट नंबर 6 के। पॉइंट नंबर 6 का मैं आपको कराऊंगी अब पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 6 का पॉइंट नंबर 4 मैं आपको कराऊंगी। उसमें क्या बात की गई है, अब बात करेंगे हम किसकी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 5 कंप्लीट करा दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है। चैप्टर नंबर 6 कहता है अब जो बच्चे को ऑफेंस चला, ट्रायल चला, ये सारे ऑफेंस किए गए, तो ट्रायल कहाँ चल रहा है, हमारा स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, स्पेशल कोर्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 7 में डिफाइन है, लेकिन चैप्टर नंबर 6 कहता है अब इससे पहले कोर्ट में आने से पहले क्या होगा, बच्चे के बयान रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो बयान रिकॉर्ड होंगे, तो चैप्टर नंबर 6 कहता है कि पहले क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे का क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बच्चे के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है कि बच्चे के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे के बयान रिकॉर्ड करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। जिस तरीके से आप सीआरपीसी का सेक्शन 166, 164 पढ़ते हैं, वहाँ पे जब बच्चे सबसे पहली बात करते हैं हम 161 के बयान की। क्या 161 के बयान, 161 के बयान कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है।
लेकिन अगर पुलिस 164 के बयान मजिस्ट्रेट देता है, 161 में क्या होता है, पुलिस अगर रिकॉर्ड कर रही है तो क्या देखा जाएगा, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 कहता है, सेक्शन नंबर 24 कहता है अगर बच्चे के बयान लिए जा रहे हैं तो किन चीज़ों की ध्यान में रखा जा रहा है कि एक तो जब बच्चे का बयान लिया जाएगा तो उसे कहाँ पे किया जाएगा, बंद कमरे के अंदर उसे रखा जाएगा। और वो बंद कमरा कहाँ का होगा, अगर पुलिस आती है उसका बयान रिकॉर्ड करती है तो वो बंद कमरे में लिया जाएगा। और बंद कमरा कहाँ का होगा, वो उसके खुद के घर का होगा, यानी कि उसके खुद के हाउस का होगा। सेकंड चीज, फर्स्ट चीज ये, सेकंड चीज उन्होंने बताई अगर बच्चे के बयान लिए जा रहे हैं तो वो बयान लेने वाला कौन होगा, तो उन्होंने बताया कि by the women police officer not below the rank of SI, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI, यानी कि एक तो वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी और जिसकी रैंक SI रैंक एटलीस्ट होनी चाहिए, इतनी बात इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि वो विदाउट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, विदाउट यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑफेंडर के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, यानी कि ऑफेंडर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि मीडिया के संपर्क में नहीं आनी चाहिए और बच्चे को पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, पुलिस स्टेशन बच्चे को नहीं लाया जाएगा। तब ये 161 के यानी कि 161 के बयान यहाँ पे मानी जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे के लिए क्या प्रावधान किया गया, बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर, उसके घर पे लिया जाएगा, यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चा इतना डरा हुआ होता है, एक तो उसके संग वैसी ऑफेंस हुआ है, वो मानसिक रूप से, वो फिजिकली रूप से ऑलरेडी इतना मतलब डर गया है, इतने ज़्यादा परेशान है, तो उसे और ज़्यादा परेशान ना किया जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बयान दर्ज किए जाएंगे, सेक्शन नंबर 24 ये कहता है। अब सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 25 कहता है कि बच्चे के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। बच्चे के जब बच्चा अब कोर्ट में आता है तो उसके जो बयान होंगे वो रजिस्टर्ड किसके द्वारा अब किए जाएंगे, वो किए जाएंगे मजिस्ट्रेट। 164 के बयान आकर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे बताइएगा, 164 में जब रेप पीड़िता होती है तो उसके साथ जब रेप किया जाता है तो उसके जो रेप किया गया है तो तब उस समय पे जो उसके साथ जो बयान लिए जाते हैं, 164 के जो बयान दर्ज किए जाते हैं वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया जाएगा। से बात करता है सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 26(7) कहता है, सेक्शन नंबर 27 बात करता है मेडिकल एग्जाम की, किसकी, मेडिकल एग्जाम की बात करता है। सेक्शन नंबर 27 कहता है मेडिकल एग्जाम, यहाँ पे हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 164A। याद है आप लोगों को, जब एक रेप पीड़िता का, एक रेप की हुई लड़की का अगर यहाँ मेडिकल एग्जाम होता है तो वह कहाँ किया जाता है, 164A में किया जाता है। उसी तरीके का प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के संग सेक्स से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंस कुछ हुआ है तो उसका मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। वो बात कहाँ पे लिखी गई है, सेक्शन नंबर 27 में लिखी गई है। अगर सेक्शन नंबर 27 में लिखी गई तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखा जाएगा, मेनली फर्स्ट थिंग इज डैट कि उस बच्चे का जो एग्ज़ाम किया जा रहा है, उस बच्चे का जब एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो वो लेडी डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, लेडी डॉक्टर, जो कि कहाँ से होगी, जो कि या तो वो स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। ये दोनों अगर हैं रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो उनका ही वो उनके द्वारा किया जाएगा। और लेडी डॉक्टर, विशेषकर लेडी डॉक्टर को यहाँ पे लाया जाएगा, वो इसका एग्जामिन करेगी। दूसरी बात, उस बच्चे के संग किसी भी तरीके का ऑफेंस क्रिएट ना हो जाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। एग्रीवेटेड वाला ऑफेंस नहीं होना चाहिए यहाँ पे गेम में। तीसरी बात, उसके सामने ऑफेंडर को नहीं लाया जाएगा, ऑफेंडर उसके सामने नहीं आना चाहिए। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि उस बच्चे का मेडिकल एग्जाम अगर आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, उस बच्चे के माता पिता की सहमति के बाद ही वो उसका जो मेडिकल एग्जाम है वो होना चाहिए। और चाहे तो अगर पेरेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहते हैं तो वो प्रेजेंट भी वहाँ पे रह सकते हैं। ये बात की गई है सेक्शन नंबर 27 में मेडिकल एग्जाम में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई।
अगर समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ें। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 कहता है कि अगर उस बच्चे को सेक्शन नंबर 37 यहाँ पे कहता है, सेक्शन नंबर 30 देखिए सेक्शन नंबर 37 कहता है अगर बच्चे का एग्जामिन हो रहा है, बच्चे का अगर ट्रायल चल रहा है, तो सेक्शन नंबर 37 कहता है कि अगर उस बच्चे का एग्जामिन हो रहा है, उस बच्चे का ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो वो कोर्ट कैसा कोर्ट होगा, तो वो कोर्ट रूम होगा। कोर्ट रूम कैसा, बंद कमरे के अंदर यानी कि क्लोज रूम के अंदर उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा, रिकॉर्डिंग वहाँ चलेगी, वहाँ पे अगर उसको जरूरत है ट्रांसलेटर को बुलाया जाएगा, वहाँ पे कुछ विशेष लोग ही उपस्थित होंगे। जैसे आप सामान्य रूप से देखते हो ना कि कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाते समय आप देखते हो कि आप कोई ट्रायल कर रहा है तो कोई भी वहाँ जा सकता है, आ सकता है, वहाँ पे सीख सकता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले लॉयर जाके बैठ जाते हैं, उस तरीके का नहीं होगा। अगर बच्चे का ट्रायल चल रहा है तो वहाँ पे वो बंद कमरे के अंदर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज दैट कि वो कैसा होगा, वहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होगी, लिमिटेड लोग होंगे वहाँ पे। तो कैसे ट्रायल चलेगा, बंद कमरे के अंदर चलेगा, बंद कमरे में। सेक्शन नंबर 37 कहता है। वहीं आप बात करते हैं कि कोर्ट अगर वहाँ पर ट्रायल चला रहा है, अब कोर्ट में ट्रायल बच्चे का चालू हो गया है, तो कोर्ट को ट्रायल कितने दिन के अंदर खत्म करना होगा, तो इन्होंने बताया सेक्शन नंबर 35 का करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। और इसका लास्ट सेक्शन नंबर 35 कहता है, सेक्शन नंबर 35 कहता है अगर कोर्ट के अंदर वो केस स्टार्ट हो गया तो दो चीज़ यहाँ पे विशेष कर ध्यान रखनी होगी। अगर वो मजिस्ट्रेट वहाँ पे, जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे स्पेशल मजिस्ट्रेट या जो केस का ट्रायल कर रहा है, उसे क्या करना होगा, विद इन अ 30 डेज उसे क्या करना होगा, सारे एविडेंस को रिकॉर्ड करना होगा, विद इन 30 डेज। यानी कि जितने भी बयान वहाँ पे होने हैं सब कुछ होना कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर करना होगा। और विद इन अ 1 ईयर इस केस का निपटारा करना होगा। क्या करना होगा, निपटारा करना होगा, यानी कि फाइनलाइज करना होगा। 1 साल के अंदर उस पूरे केस का ट्रायल हो जाना चाहिए, उसका फाइनलाइज करना होगा। ये बात की गई है सेक्शन नंबर 35 में। केस को लंबा नहीं खींचा जाएगा, बच्चे का केस है, उसे जल्द से जल्द उसको खत्म करना होगा। तो 1 साल का यहाँ पे सजा का 1 साल का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पोक्सो एक्ट में लिमिटेशन की बात किस सेक्शन में की गई है, तो लिमिटेशन की बात की गई है सेक्शन नंबर 35 में, लिमिटेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिमिटेशन दी है कि आपको इतने लिमिटेशन के अंदर इस केस को निपटारा करना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट का प्रिज्यूम्शन की। देखिए कोर्ट का प्रिज्यूम्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब कोर्ट के अंदर कोई केस आता है तो कोर्ट ये मान के चलता है कि जो ऑफेंडर है वो ऑफेंडर नहीं है, वो एक जनरल पर्सन है, वो एक प्रूडेंट पर्सन है, उसने जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस में, जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, यानी कि सेक्शन 101 और 102 के अकॉर्डिंग, 101 और 102 के अकॉर्डिंग अगर वो बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रूफ नहीं कर देता, किसका, एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 101 और 102 के अकॉर्डिंग अगर वो उसको प्रूफ नहीं कर देता, बर्डन ऑफ प्रूफ को खत्म नहीं कर देता है, तब तक वो ऑफेंडर नहीं है। लेकिन ये बात यहाँ अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 102 का एक्सेप्शन अगर हम मान के चलें तो पोक्सो एक्ट एक्सेप्शन के रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं लाई गई है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी बच्चे के साथ ऑफेंस किया गया है, अगर किसी बच्चे के साथ सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 7 में और सेक्शन नंबर 9 में किसी भी तरीके का ऑफेंस, इन चारों सेक्शनों के अंदर अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो जिसने ये ऑफेंस किया है वो ऑफेंडर ही कहलाएगा जब वो कोर्ट के सामने आएगा। वो ये नहीं कहलाएगा कि उस व्यक्ति अभी तक प्रूफ तो हुआ नहीं है तो किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि राजकुंद्रा वाले केस में हम कहते हैं ना कि वो अभी ऑफेंडर नहीं है क्योंकि प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन अगर वही एक्ट बच्चे के संग है तो वहाँ पे वो क्या माना जाएगा, ही इज अ ऑफेंडर। ठीक है, कि वो ऑफेंडर माना जाएगा, कोर्ट प्रिजम्पशन करके चलेगा कि वो ऑफेंडर है। और दूसरी बात की गई है कहाँ पे, सेक्शन नंबर 29 कहता है और सेक्शन नंबर 30 कहता है कि यहाँ पे उसकी मेंसरिया देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा, मेंसरिया देखा जाएगा। अब उसका दुराशय कितना था उस चीज़ को भी देखा जाएगा, उसकी भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो कोड है वो क्या प्रिज्यूम चलेगा कि उसका जो मेंसरिया थी वो ऑफेंस की थी, यानी कि उसका जो दुराशय था वो अपराध का दुराशय था। ठीक है, तो ये एंड होता है हमारा आज का लेक्चर, क्योंकि पोक्सो एक्ट यहाँ पे मैं आपको पोक्सो एक्ट फिनिश हो गया। आप लोगों को मैंने 3 दिन के लेक्चर में
पोक्सो एक्ट को कंप्लीट कराया। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिवीजन करिएगा। इसके मैं 10 MCQ लेके आऊँगी जो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। होपफुली कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों की समझ में है और आप लोगों को पढ़ने में हेल्पफुल हो। अगर समझ में हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे और लोगों को भी ये समझ में आ सके। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, साथ ही सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। थैंक यू।